नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक समग्र अध्ययन की श्रृंखला में हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की वास्तुकला पर। प्राचीन काल की वास्तुकला पर मैंने अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी। आइए आज हम मध्यकाल की वास्तुकला पर चर्चा करेंगे। पर चर्चा से पहले आपसे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन साथियों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और आप शेयर भी करें अपने मित्रों के साथ। मित्रों, ये वीडियोस मैं बनाता हूँ, इसमें मैं आपके लिए कुछ नोट्स वगैरह भी देता हूँ जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत सारी वीडियोस आती हैं लेकिन उनमें केवल लेक्चर होते हैं, नोट्स नहीं होते हैं। तो मैं नोट्स के साथ वीडियो बनाता हूं और महत्वपूर्ण बातें आपको उनकी स्लाइड बना के आपको देता हूं। तो आइए हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। वास्तुकला अर्थात भवन निर्माण कला। मित्रों, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला का जहां तक प्रश्न है मध्यकाल का, तो सब चीज़ों को, सारी वास्तुकला को एक साथ समेट पाना बड़ा कठिन है। उत्तर प्रदेश में मध्यकाल में मुगलों का शासन था, उसके पहले दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का शासन था और उस समय कुछ महत्वपूर्ण इमारतें यहाँ पर बनाई गई। वैसे यहाँ पे बहुत सारी इमारतें आपको उत्तर प्रदेश में प्रत्येक ज़िले में कोई ना कोई इमारत आपको मिलेगी। बहुत सारे जो है यहाँ के राजे महाराजे जमींदार वगैरह थे, उनकी हवेलियाँ और उनके बनाए गए स्मारक हैं, तो सबको यहाँ पे समेट पाना कठिन है। लेकिन फिर भी हम जो खास करके मध्यकाल में जो इस्लामिक आर्किटेक्चर था या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर था उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12वीं शताब्दी में दिल्ली में अपनी राजधानी स्थापित करने के बाद जो मुसलमान आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ पे अपना राज्य स्थापित करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी स्थापत्य कला का परिचय भी हमें दिया। मुसलमानों के आक्रमण तो ऐसे बहुत पहले से ही हो रहे थे, जैसे आप कह सकते हैं कि 712 ईस्वी में उनका जो पहला आक्रमण हुआ था सिंध के ऊपर, लेकिन सिंध पे उनका शासन बहुत दिनों तक नहीं चला, जल्दी समाप्त हो गया। उसके बाद 10वीं शताब्दी में हम ये देखते हैं कि जब अलप्तगीन ने अपना शासन स्थापित किया गजनी में, उसने एक छोटे से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी सुबक्तगीन हुआ, फिर महमूद हुआ। तो इन लोगों ने जो है कुछ इमारतें जरूर छोड़ी थी। कहने का मतलब यह है कि इनके जो स्थापत्य कला का जो प्रारंभ था वो उस समय से हुआ था। भारत में जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण हुआ और बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, तो उसके बाद से स्थापत्य कला के कुछ नमूने जो है हमें देखने को मिलते हैं। इस काल की जो स्थापत्य कला थी उसकी कुछ विशेषताएं थी, जैसे कि पटी हुई छतें, आगे बढ़े हुए ब्रैकेट, शिखर, मेहराब, गोल और चौकोर खंभे इत्यादि। तो जो ये मुस्लिम आक्रमणकारी आए थे ये अपने साथ कलाकारों को नहीं लाए थे। हाँ, ये जरूर था कि वो आइडियाज लाए थे भवन बनाने के। तो इसलिए जो है जब यहाँ पे इमारतें बनाई गई तो ऐसा देखा गया कि जो यहाँ के कलाकार थे, जो खास करके हिंदू मंदिरों वगैरह का निर्माण करते थे या जो हिंदू वास्तुकला थी आप कह लीजिए, तो उसका और इस्लामिक वास्तुकला का एक तरह से सम्मिश्रण हो गया यहाँ पे। तो मित्रों, दिल्ली सल्तनत में बहुत सारी इमारतें बनी, लेकिन यहाँ चूंकि हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम उत्तर प्रदेश के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के शासकों ने जो इमारतें बनवाई वो दिल्ली में बनवाई उन्होंने।
या आसपास जैसे अजमेर वगैरह में, इन सब जगहों पे उन्होंने बनाई। तो जहाँ तक उत्तर प्रदेश में वास्तुकला के विकास का सवाल है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो था उसने अवश्य ही कुछ इमारतें जो हैं बनवाई थी, जो उत्तर प्रदेश वगैरह में भी थी, लेकिन ना मजबूती के अभाव में वो इमारतें जो हैं अब नष्ट हो चुकी हैं और उनका जो है हमें अता पता बहुत कम मिलता है, उनके बारे में बता पाना बड़ा कठिन है। फिर भी अगर हम प्रांतीय शैलियों को देखें तो प्रांतीय शैलियों में हमें शर्की वंश की वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। जौनपुर का नाम आप सबने सुना होगा। जौनपुर में शर्की वंश की वास्तुकला के बारे में हमें पता चलता है। तो यहीं से हम लोग जो है अपने चर्चा आरंभ करेंगे। तो आइए शर्की वंश के समय में जौनपुर नगर की जो वास्तुकला थी उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त विवेचन उसका हम लोग कर लें। तो जौनपुर शहर की स्थापना 1359-60 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने एक रणनीतिक सैन्य चौकी के रूप में की थी और कुछ समय तक यह दिल्ली सल्तनत के अधीन एक महत्वपूर्ण आश्रित क्षेत्र रहा। 1394 ईस्वी में यहाँ के गवर्नर ने दिल्ली के प्रति अपनी निष्ठा त्याग दी और जौनपुर को अपनी राजधानी बनाकर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। यह स्वतंत्र राज्य यानी जौनपुर का राज्य जो है लगभग 1 शताब्दी तक चला, जब तक कि इसे सुल्तान सिकंदर लोदी ने इसके ऊपर अधिकार नहीं कर लिया, यानी इसको हस्तगत कर लिया सिकंदर लोदी ने। और उसके बाद फिर वहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन हो गया। तो इस अवधि के दौरान शर्की राजाओं के, यानी जब लगभग 1 शताब्दी तक शर्की वंश का वहाँ शासन रहा, तो शर्की जो सुल्तान थे वो सक्षम और उनके बुद्धिमान संरक्षण में जौनपुर कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया और यहाँ महलों, मस्जिदों, मकबरों आदि सहित कई भव्य स्मारकों का निर्माण हुआ। दुर्भाग्य से इस स्थापत्य वैभव के बहुत कम अवशेष अब देखे जा सकते हैं। संयोग से मित्रों, मैं भी जौनपुर जिले का हूँ, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट जौनपुर है। मैंने इनके अवशेषों को देखा है और अब उन अवशेषों को देख करके इनके जो मध्यकालीन जो इनका जो वैभव था उसके बारे में कुछ कह पाना कठिन है। फिर भी इतिहासकारों ने या वास्तु शास्त्र के जानकारों ने बहुत सारी बातें इनके बारे में लिखी हैं, जो मैं यहाँ आपको स्लाइड्स में बता रहा हूँ। 14वीं शताब्दी में जब जौनपुर दिल्ली सल्तनत का एक हिस्सा था, उस समय की बची हुई कुछ इमारतों में इब्राहिम नायब बारबक द्वारा बनाए गए मस्जिद और किला उल्लेखनीय है। इनका निर्माण क्रमशः 1376 और 1377 ईस्वी में हुआ था। अब इस किले का पूर्वी द्वार ही बचा हुआ है और साथ ही साथ मस्जिद के भी अवशेष ही बचे हुए हैं। इन दोनों इमारतों में कोई विशेषता नजर नहीं आती। जौनपुर में 1377 ईस्वी में अटाला मस्जिद की नींव रखी गई, जिसे 1408 ईस्वी में इब्राहिम शाह शर्की ने पूरा कराया। जैसा कि इस मस्जिद के नाम से ही पता चलता है, ऐसा माना जाता है कि पहले वहाँ अटाला देवी का मंदिर था और इस मंदिर की सामग्री का उपयोग करके इस मस्जिद को बनाया गया। रूढ़िवादी योजना के अनुसार निर्मित इसमें एक खुला चौकोर प्रांगण है, यानी आंगन है, जिसकी प्रत्येक भुजा 177 फीट है। उत्तर, दक्षिण और पूर्व में स्तंभों वाले मठ हैं और पश्चिम में अभयारण्य या प्रार्थना कक्ष है। सुंदर प्रवेश द्वार हैं, इसके गलियारे और गुंबद हैं इसमें मस्जिद में, जो कि इसकी शोभा बढ़ाते हैं। ऊपरी मंजिल एक सपाट छत से ढकी हुई है। निचली मंजिल में 2 गलियारे हैं जो एक खंभे वाले बरामदे के साथ कई कक्षों का निर्माण करते हैं, जो बाहर की ओर खुले हैं। तो अटाला मस्जिद की संरचना में हमें मस्जिद की एक नई और साहसिक अवधारणा देखने को मिलती है, जो इंडो मुस्लिम वास्तुकला की जौनपुर शैली की विशेषता बन गई। अब जो कुछ स्मारक बचे हैं वे मूल रूप से अटाला के मॉडल पर ही बनाए गए थे,
जिसे इस शैली की कसौटी माना जाता है। मित्रों, एक और मस्जिद झंझीरी मस्जिद, जिसको इब्राहिम शाह शर्की ने लगभग 1430 ईस्वी में बनवाया था, हालांकि अभी यह जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, लेकिन यह सिर्फ एक सरसरी नज़र से देखने लायक है। अब सिर्फ पवित्र स्थान के बीच में बना विशाल तोरण बचा है, लेकिन ऐसा लगता है कि अटाला मस्जिद की एक छोटी सी नकल थी। एक और मस्जिद है जिसे कहते थे खालिस मुखलिस मस्जिद, जो लगभग उसी समय बनी थी। एक सादी और सरल संरचना है यह, जिसमें शायद ही कोई वास्तुशिल्पी विशेषता बची हो। 15वीं शताब्दी के मध्य में एक छोटी सी मस्जिद बनाई गई थी, जिसे लाई दरवाज़ा मस्जिद के नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसका दरवाज़ा सिंदूरी रंग से रंगा हुआ था। मार्शल इसे अटाला का एक छोटा लेकिन हल्का संस्करण बताते हैं, जिसका आकार केवल 2/3 है। इसके अलावा मित्रों, हुसैन शाह शर्की द्वारा लगभग 1470 ईस्वी में निर्मित जादमिक मस्जिद जौनपुर की मस्जिदों में सबसे बड़ी और सबसे महत्वाकांक्षी है। यह अनिवार्य रूप से अटाला की डिजाइन का है। बेशक दोनों इमारतों के बीच कुछ ढांचागत अंतर है, परंतु कुछ हद तक इस भव्य मस्जिद के निर्माता की अनुसंधानपूर्ण व मौलिक सोच को दर्शाते हैं। पूरी संरचना एक ऊंचे तहखाने की छत पर बनी हुई है। जौनपुर स्थापत्य शैली की कहानी जदमी मस्जिद के साथ समाप्त होती है, जो इस शहर में बनाई गई आखिरी मस्जिद थी। अपनी स्पष्ट भव्यता के बावजूद जौनपुर शैली में कुछ अंतर्निहित दोष हैं। उनकी सबसे बड़ी कमी संरचनात्मक औचित्य की भावना की कमी है, और यह उनकी हर इमारत में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो एक हद तक सुंदर और प्रभावशाली होने के बावजूद कुछ एकल भागों के संबंध में संतुलित और एकीकृत वास्तुशिल्प संरचना के स्तर पर पहुंचने में विफल रहती है। तो मित्रों, संक्षेप में बहुत ही शर्की डायनेस्टी के बारे में, या शर्की डायनेस्टी की जो शर्की राजवंश की वास्तुकला के बारे में आपको बताने का प्रयास किया। और निश्चित रूप से बहुत वास्तुकला का बहुत अच्छा विकास उस समय हुआ था, लेकिन अब चूंकि अटाला मस्जिद को छोड़ करके बाकी जो हमें दिखाई पड़ते हैं वो सब खंडहर के रूप में ही दिखाई पड़ते हैं, इसलिए उनके बारे में हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। अब आइए हम मुगल काल में उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के ऊपर बातचीत करें। मित्रों, इस संबंध में दो राय नहीं हो सकती कि मुगल शासक जो थे वो वास्तुकला के प्रेमी थे और उन्हें भवन निर्माण का बड़ा चाव था। अगर देखा जाए तो बाबर से लेकर औरंगजेब तक सभी मुगल शासक जो थे वो महान निर्माता थे। यद्यपि कुछ एक को समय नहीं मिला, जैसे हुमायूं को उतना समय नहीं मिला, औरंगजेब को उतना समय नहीं मिला। औरंगजेब को तो समय मिला था, लेकिन औरंगजेब जो है उसको विशेष प्रेम नहीं था वास्तुकला वगैरह से या किसी भी कला से। तो अगर औरंगजेब को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी जो प्रारंभिक मुगल शासक थे वो कला प्रेमी थे, वास्तुकला प्रेमी थे। तो मुगल काल में भव्य और विशाल जो महल बनाए गए, मस्जिदें बनाई गई, और भी बहुत सारे स्मारक हैं जो आज भी बहुत अच्छी अवस्था में हैं। बहुत कम इमारतें ऐसी हैं जो कि खंडहर में तब्दील हो गई हैं। तो ये तथ्य अवश्य है कि दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों की भांति मुगल शासकों ने भी कुछ हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करके उनके ऊपर जो है मस्जिदें बनाई। हालांकि सारे मुगल शासक ऐसे नहीं थे, और इन सब के परिणाम स्वरूप जो है मस्जिदों में वो मौलिकता हमें नहीं दिखाई देती जो कि होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है मुगल वास्तुकला जो है प्राचीन हिंदू वास्तुकला से अप्रभावित नहीं रह सकी, यानी उसके ऊपर हिंदू वास्तुकला का काफ़ी प्रभाव पड़ा। तो मुगल स्थापत्य के संदर्भ में जो है ये कहा गया है कि वास्तुकला के क्षेत्र में प्राचीन भारतीय कला और मुस्लिम कला के संपर्क से विशाल और सुंदर इमारतों का निर्माण हुआ, और ये शैली अफगान युग में आरंभ हुई थी और मुगल काल में निरंतर इसका विकास होता रहा। तो
जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, भारतीय एवं ईरानी कला के सम्मिश्रण से एक नवीन राष्ट्रीय शैली का अभ्युदय हुआ। मुगल कला देशी एवं विदेशी शैलियों का सम्मिश्रण प्रस्तुत करती है। तो भारतीय शैली अद्वितीय थी और उसमें विदेशी तत्वों के सम्मिश्रण की अनुपम शक्ति थी। मुगल शैली के विषय में यह निश्चित करना कठिन है कि इसमें किन तत्वों की प्रधानता थी, किंतु सल्तनत काल की इमारतों की सजावट, बनावट, चित्रकारी, सौंदर्य, मीनाकारी तथा चमक दमक में अंतर स्पष्ट है। मुगल कालीन कला अधिक भड़कीली और श्रृंगारपूर्ण थी तथा इस युग की इमारतों में ईरानी और हिंदू तत्व भी पूर्व काल की अपेक्षा अधिक थे। अब जहाँ तक मुगल काल की बनी इमारतों के चरित्र का प्रश्न है, उनमें अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। इमारत के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए उनके चारों ओर बाग और बहते हुए पानी की व्यवस्था की जाती थी। इमारत के सौंदर्य को बनाए रखने के लिए अनुपात और तालमेल पर बहुत ध्यान दिया जाता था। छतरियां और गुंबदों द्वारा ऊर्ध्व रचना की सुंदर व्यवस्था की जाती थी। इमारत के निर्माण में चमक दमक और वैभव पर अधिक जोर दिया जाता था। इमारत में रचना एवं अलंकरण का सुंदर समन्वय प्रस्तुत किया जाता था। तो ये शुद्ध दरबारी कला थी और संरक्षण के साथ ही इसका जीवन था। जैसे जैसे आगे चल के हम देखते हैं कि संरक्षण समाप्त होता गया, वैसे वैसे इस कला का पतन होता गया। बाबर ने, जो पहला शासक था मुगल, उसने बहुत कला का पारखी था, कला प्रेमी था। उसने आगरा, सीकरी, धौलपुर, बयाना, अलीगढ़ और ग्वालियर में काफ़ी इमारतें बनवाई। इसमें स्नानागार, कुएं, तालाब, फव्वारे आदि बनवाए थे, जो कि सुदृढ़ता के अभाव में अब नष्ट हो गए हैं। उसके समय की 2 मस्जिदें अभी शेष हैं, एक तो पानीपत में है और एक संभल में है। एक अन्य मस्जिद का निर्माण बाबर की आज्ञा के अनुसार अब्दुल मीर बाकी ने अयोध्या में कराया था, जिसको लेकर के बहुत संघर्ष चला हिंदुओं मुसलमानों वगैरह में, और अब वहाँ राम मंदिर का निर्माण हो गया है। बाबर द्वारा बनवाई गई इमारतों की विशेषता यह है कि उसने अपनी इमारत के समीप बहते हुए पानी की व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। बाग एवं बहते हुए पानी की कृत्रिम व्यवस्था धीरे धीरे मुगल वास्तुकला का अभिन्न अंग बन गई। हुमायूं के मकबरे से लेकर ताजमहल तक मुगल मकबरों के प्रस्तुतिकरण का लगभग संपूर्ण सौंदर्य वास्तुकला के इस रचना विधान के कारण है। हुमायूं भी अपने पिताजी महत कला प्रेमी था, किंतु उसने कोई महत्वपूर्ण इमारत नहीं छोड़ी, क्योंकि वो बहुत 15 साल तक लगभग निर्वासित रहा और उसके पहले जब भारत में रहा तो निरंतर जो है वो कठिनाइयों से जूझता रहा, युद्धों में व्यस्त रहा, तो इसलिए स्थापत्य कला की ओर उसका ध्यान नहीं गया। फिर भी ऐसा माना जाता है कि उसने भी जो है कुछ इमारतें बनवाई थी। अब जैसे उसने जल्दी जल्दी में जो है एक इमारत बनाई थी जो कि दीन पनाह के नाम से जानी जाती है, लेकिन अब उसके अवशेष ही मिलते हैं। साथ ही साथ उसने जो है आगरा और फतेहाबाद में भी 2 मस्जिदों का निर्माण कराया, जो कि अब खंडहर हो चुके हैं। किंतु अवशेषों का निरीक्षण करने के उपरांत तत्कालीन कला और निर्माण योजना के विषय में कुछ भी कहना बड़ा कठिन है वास्तुकला के जानकारों के लिए। वास्तव में मुगल काल की जो वास्तुकला थी, वो वास्तुकला सही ढंग से विकसित हुई अकबर के शासनकाल में। अकबर का शासनकाल सम्मिश्रण और समन्वय का युग था। स्थापत्य कला के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। उसके समय में बनाई गई इमारतों में भारतीय और ईरानी तत्व स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं, परंतु उनमें प्रमुखता भारतीय तत्वों की ही है। अकबर ने तत्कालीन कला शैलियों के हर बारीकी को समझा और अपने कलाकारों को इमारतें बनाने के लिए उसने नए नए आइडियाज दिए, नए नए विचार दिए। तो उसके आदेशानुसार जो इमारतें फतेहपुर सीकरी, लाहौर, इलाहाबाद, अटक आदि में निर्मित हुई, उनमें उसके व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। पर्सी ब्राउन, जो कि बहुत जाने माने विद्वान रहे हैं, उन्होंने इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन पेंटिंग नामक पुस्तकें भी लिखी हैं। तो पर्सी ब्राउन की मान्यता है कि अकबर के काल में स्थापत्य कला की जो शैली उत्पन्न हुई
वह वस्तुतः हिंदू मुस्लिम कला शैलियों का ही संगम है। जहाँ तक अकबर के शासनकाल की इमारतों के चरित्र का प्रश्न है, उनमें अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। अकबर ने विभिन्न शैलियों के कलाकारों को प्रोत्साहन दिया और वो रेडीमेड ईरानी शैली को नहीं अपनाना चाहता था, जो कि उसके समय में उपलब्ध थी। इसी प्रकार उसके समय की वास्तुकला उसकी सहिष्णुता की नीति से प्रभावित हुई और भारतीय शैलियों से भी वह प्रभावित हुआ, जो कि उसके द्वारा बनाई गई इमारतों में उसकी व्यक्तित्व की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रत्येक कलाकार को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए अकबर ने पूरी छूट दे रखी थी, यानी कि फ्री हैंड दे रखा था। परिणामतः उसके समय की इमारतों में कुछ तो विशुद्ध हिंदू भवन है, जो हिंदू कलाकार थे वो अपनी कला उसमें दिखाते थे, कुछ हिंदू और ईरानी कला का मिला जुला रूप है, और कुछ ईरानी तत्वों की प्रधानता लिए हुए हैं। तो मित्रों, उसकी इमारतों में लाल पत्थर का प्रयोग हुआ। चुनार से लाल पत्थर आता था, जो कि सुगमता से प्राप्त था। सजावट के लिए जगह जगह संगमरमर का प्रयोग किया गया है। बीम और ब्रैकेट का प्रयोग प्रचुरता से हुआ है। इस युग के भवनों में सुंदरता में जालीदार पर्दों और जड़ाऊ काम ने चार चांद लगा दिया है। इमारत में जगह जगह इस्लाम में वर्जित पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। हिंदू कला का इन इमारतों पर अत्यधिक प्रभाव है। इमारत के अलंकरण के लिए जटिल हिंदू पद्धतियों को अपनाया गया है। अकबर के काल में बने प्रत्येक भवन अपने आप में वास्तुकला के अनुपम उदाहरण है। उसके काल में भवनों की मजबूती पर विशेष ध्यान दिया गया है, इसलिए इतिहासकार उसके भवनों को पौरुषेय या मैस्कुलिन बताते हैं। अकबर के समय में निर्मित भवनों के सपाट गुंबद पठान शैली में बने हैं और गुंबद के साथ छतरियों का प्रयोग इस काल में पूर्णता को पहुंच गया। तो इस तरह से मतलब ये जो भी आप वास्तुकला वगैरह पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनमें ये सारी विशेषताएं बताई गई हैं। मैं कहीं अलग से नहीं ले आ रहा हूँ, वो मैंने आपको पॉइंट वाइज कर दिया है, जिससे आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में इससे आपको सहायता मिले। तो मित्रों, अकबर के द्वारा जो इमारतें बनाई गई हैं उनके ऊपर भी हम चर्चा कर लें। अकबर द्वारा निर्मित इमारतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आगरा का किला है। ये लगभग 2700 फीट की लंबाई में है। इसका निर्माण 1565 ईस्वी में अकबर के शाही कारीगर कासिम खां के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ और 4000 कारीगरों ने निरंतर 15 वर्ष के परिश्रम से इसे पूर्ण किया और इसमें 35 लाख रुपए इसके निर्माण में व्यय हुए थे। यमुना किनारे स्थित है ये। इस किले की दीवारें लाल पत्थर से बनी हैं और इसके जोड़ इतने सही हैं कि उनमें से एक बाल भी पास नहीं कराया जा सकता है। लोहे के छल्ले के द्वारा जोड़ों को एकदम से कस दिया गया है। संपूर्ण किले के चारों ओर सुरक्षा हेतु एक खाई है। इस किले का दिल्ली दरवाजा कलात्मकता के मायने में दुनिया के सबसे प्रभावपूर्ण दरवाजों में से एक है। अमर सिंह दरवाजे में अधिक कलात्मकता नहीं है। दिल्ली गेट में इस्लाम में वर्जित जीव जंतुओं की आकृतियां खुदी हुई हैं। आगरा के किले के भीतर की इमारतों में जहांगीरी महल सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये विशुद्ध हिंदू शैली में निर्मित है। इसका निर्माण शाहजादा सलीम के लिए कराया गया था। ये लगभग वर्गाकार इमारत है। इसके चारों ओर 4 कोनों पर 4 छतरियां हैं। प्रवेश द्वार नोकदार मेहराब युक्त है। मुख्यतः इसमें लाल पत्थर का प्रयोग हुआ है, किंतु बाहरी भाग पर कुछ संगमरमर का प्रयोग भी है। भवन में यत्र तत्र हाथी, मोर, तोता और बकर की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। और जहांगीरी महल के समीप में ये अकबरी महल था, जिसके अब अवशेष ही बाकी हैं। ये अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक काल की इमारत रही होगी। अब आइए फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करें। तो फतेहपुर सीकरी जो है वो 1569 में अकबर जब रणथंभौर को विजित करके लौट रहा था तो मार्ग में उसने फतेहपुर सीकरी की नींव डाली। कुछ समय के लिए लगभग 14-15 वर्ष फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी भी रही थी और अपने वैभवपूर्ण भवनों के साथ आज भी ये पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और बहुत सारे पर्यटक यहाँ जाते हैं। जो भी आगरा जाते हैं वो फतेहपुर सीकरी देखने जरूर जाते हैं। तो इस नवीन राजधानी के पीछे
शेख सलीम चिश्ती की अनुकंपा का ही प्रतिफल था। अबुल फजल स्वयं लिखता है कि अकबर के ज्येष्ठ पुत्र सलीम ने सीकरी में जन्म लिया था और अकबर उसका जन्म शेख सलीम के आशीर्वाद के फलस्वरूप मानता था। अतः अकबर उस आध्यात्मिक स्थान को भौतिक वैभव से परिपूर्ण नगर के रूप में परिणित करना चाहता था। तो फतेहपुर सीकरी की इमारतों का निर्माण अकबर के व्यक्तिगत निरीक्षण में हुआ था। यह आगरा से 26 मील पश्चिम में स्थित है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और प्रायः अधिकांश इमारतें 1580 में पूर्ण हो चुकी थी। 1585 के बाद यहाँ किसी नई इमारत का निर्माण नहीं हुआ। इस शहर का निर्माण बड़ी तेजी के साथ हुआ। इस शहर के निर्माण में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात तो यह है कि इमारतों के निर्माण की गति और दूसरे निर्माण में प्रयुक्त धनराशि। तो इस नगर के निर्माण से अकबर शेख सलीम चिश्ती के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता, जैसे मैंने पहले कहा, और यहीं पर राजधानी के कार्य को भी संपादित करना चाहता था। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की का हवा पानी यानी जलवायु जो थी वो हर तरह से अनुकूल थी। तो शहर, ये फतेहपुर सीकरी का एक चित्र मैंने दिया है। मैं वहाँ भ्रमण पर गया था तो कुछ चित्र मैंने कुछ स्लाइड्स में दे दिए हैं आपको। तो शहर के निर्माण में लाल पत्थरों का प्रयोग हुआ है। शहर में 9 दरवाजे हैं। यह शहर रहायशी महलों, धार्मिक इमारतों, दफ्तरों, स्कूलों, अस्पतालों एवं अन्य आवश्यक इमारतों का सम्मिश्रण है। लाल पत्थर से सजी हुई नगरी दुल्हन के समान प्रतीत होती है। मुगल काल की इमारतों में से ताजमहल के पश्चात दूसरी श्रेणी की इमारत स्वीकार की जाती है। फतेहपुर सीकरी अपने महान निर्माता की ऐसी प्रतिच्छाया है जैसी अन्यत्र उपलब्ध नहीं हो सकती। स्मिथ महोदय इसे पाषाण का एक रोमांस मानते हैं। तो फर्गुसन कहते हैं कि फतेहपुर सीकरी को महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब, फर्गुसन जो है इसे महान व्यक्ति के मस्तिष्क का प्रतिबिंब बताते हैं। और तो इस नई नगरी में ढेर सारे प्रासाद, इबादत खाना, मदरसा आदि हैं, लेकिन न इसका जो प्रमुख अलंकरण इसका बुलंद दरवाजा है, जिसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो मित्रों, सीकरी की इमारत में दीवाने आम, दीवाने खास विशेष महत्वपूर्ण है। दीवाने आम एक ऊंची कुर्सी पर लाल पत्थर से बना है। बादशाह का स्मारक स्थल था। दीवाने खास एक वर्गाकार इमारत है। इसके कक्ष के मध्य में एक सुंदर स्तंभ गढ़ा हुआ है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, और इसके ऊपरी भाग पर 36 जुड़े हुए फूलों की पंखुड़ियों की तरह के लहरियादार ब्रैकेट हैं, और इसके ऊपर गोल पत्थर का मंच बना हुआ है। केंद्रीय मंच को पत्थर के पुल के विपरीत दिशा से निकल कर बालकनियों से जोड़ता है, जो ऊपरी भाग के चारों ओर स्थित। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बादशाह था वो यहाँ पे आके बैठता था, और सुरक्षा की दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो सीकरी में स्थित बुलंद दरवाजा, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, जिसका निर्माण 1571 ईस्वी में पूरा हुआ, और भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है ये, और 176 फीट ऊंचे चबूतरे पर यह 134 फीट ऊंचा दरवाजा है। और इसकी प्रथम मंजिल में 84, दूसरी में 56 और तीसरी में 20 और चौथी में 12 तथा पांचवी में 4 स्तंभ है। और इसमें भी हिंदू कला के कई चित्र चित्रित हैं। धार्मिक स्थानों में इबादत खाना और फतेहपुर की जामा मस्जिद हो सकते हैं, जो कि मतलब इस दरवाजे से अंदर प्रवेश करेंगे आप तो ये इमारतें आपको दिखाई देंगी। तो ये स्थापत्य कला की दृष्टि से ये दरवाजा मुस्लिम कला का सुंदर समन्वय है। हिंदू मुस्लिम कला का लाल पत्थर से बने इस दरवाजे पर संगमरमर की पच्चीकारी की गई है। बीच बीच में जैसे आप यहाँ ये पट्टियाँ आप देख रहे हैं, ये संगमरमर से बनाई गई हैं ये पट्टियाँ। सीकरी
कि अन्य इमारतों में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसे स्थापत्य कला का रत्न कहा जाता है। ये चित्र जो है इसी शेख सलीम चिश्ती के मकबरे का एक हिस्सा है। आप देख सकते हैं इसमें कितनी सुंदर संगमरमर की जालियां बनी हैं। और तो ये मकबरा पहले ऐसा कहा जाता है, पर्सी बाउन का विचार है कि लाल पत्थर का बना था। बाद में अकबर के उत्तराधिकारियों ने इसे वर्तमान रूप प्रदान किया। इसकी निर्माण योजना वर्गाकार है और कब्र कक्ष का व्यास 5 मीटर है और इसके ऊपर एक सुंदर गुंबद है। संपूर्ण इमारत में हिंदुत्व का प्रभाव दिखाई पड़ता है। फर्स्ट की डिजाइन एवं जालीदार पर्दे इसकी सुंदरता को अद्वितीय बना देते हैं। ये भी फतेहपुर सीकरी के कुछ चित्र हैं। सीकरी के अन्य इमारतों में जोधाबाई का महल, इस्लाम खां का मकबरा, जमा मस्जिद, मरियम की कोठी, पंचमहल, बीरबल का महल आदि उल्लेखनीय है। बीरबल के महल की विशेषता तोड़ों पर की गई कलात्मक कारीगरी है। यहाँ भी हमें इंडो इस्लामिक कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। जामा मस्जिद का निर्माण 1571 में कराया गया था, जिसे फतेहपुर सीकरी की शान कहा जाता था। किलों का निर्माण, अकबर के काल में अनेक किलों का निर्माण भी हुआ जो कि आगरा के किले के आधार पर बने थे। उत्तर प्रदेश में, हम चूंकि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला की बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में 1583 ईस्वी में उसने एक किले का निर्माण प्रारंभ कराया। यह किला यमुना नदी के किनारे एक अनियमित घेरे में स्थित है। इसमें हिंदू तत्वों की प्रधानता है। इसके स्तंभों का प्रबंध सराहनीय है। इसमें जालीदार जंगलों से युक्त खुली छत है। यह किला भली भांति अलंकृत है और अकबर के धन वैभव को प्रदर्शित करता है। इस किले के निर्माण में प्रयुक्त बची खुची सामग्री से उसने इलाहाबाद में खुसरो बाग का निर्माण कराया, जो आजकल इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बिल्कुल समीप स्थित है। जहांगीर के काल की वास्तुकला की बात करें हम, तो जहांगीर स्थापत्य कला की अपेक्षा चित्रकला एवं बाग बगीचों का अधिक शौकीन था। फिर भी उसने भी अकबर के समय में प्रारंभ हुए स्थापत्य कला के प्रबल प्रवाह में बहकर कुछ इमारतों का निर्माण कराया। उसके समय में बनी जो महत्वपूर्ण इमारतें हैं, अकबर का मकबरा, मरियम उज जमानी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा। ये जो चित्र है वो एतमादुद्दौला के मकबरे का है और जहांगीर का मकबरा है। खाना खाना का मकबरा भी जहांगीर के समय में निर्मित हुआ था। ये सभी इमारतें आगरा उसके आसपास में हैं। तो ये इमारतें मुख्यतः लाल पत्थर की बनी हुई हैं और संगमरमर का प्रयोग भी हुआ है इनमें। अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में है, आगरा से थोड़ा पहले। जब आप दिल्ली की तरफ चलेंगे तो 10-15 किलोमीटर पहले पड़ेगा। खंभों और गुंबदों का प्रयोग भी इन इमारतों में प्रचुरता से हुआ है। इमारतों के चारों तरफ बाग और स्तंभों पर सुंदर सजावट की गई है। अब शाहजहां के काल की वास्तुकला की बात करें मित्रों हम, शाहजहां के शासनकाल में मुगल स्थापत्य कला अपनी पूर्णता को प्राप्त हुई और हम कह सकते हैं कि उसके शासनकाल में ये कला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। अतः शाहजहां के शासनकाल को स्वर्ण युग बनाने में इस कला ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थापत्य कला की दृष्टि से निश्चित रूप से वो स्वर्ण युग था। इस काल की स्थापत्य कला में अनेक विविधताएं थी। संगमरमर का अधिकतम प्रयोग होने के कारण इस काल को संगमरमर का युग भी कहा जाता है। अकबर के ज़माने में लाल पत्थर अधिक प्रयोग किया गया था। भवन निर्माण में वस्तु के अंतर के कारण भवनों के चरित्र में भी अंतर आ गया है। शाहजहां के काल के संगमरमर के भवन बहुत ही परिष्कृत एवं स्त्रैण है। जैसे अकबर के काल के भवनों को मैस्कुलिन या पौरुषीय कहते थे, ऐसे ही शाहजहां के शासनकाल के जो भवन हैं उनको फेमनिन कहते थे, स्त्रैण। तो अकबर के भवनों में मजबूती पर अधिक ध्यान दिया गया था, इसलिए अकबर के काल के भवनों को इतिहासकारों ने पौरुषीय अथवा मैस्कुलिन बताया। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि शाहजहां के काल के भवनों में सौंदर्य पर ही ध्यान दिया गया। वास्तव में शाहजहां के काल में सौंदर्य के साथ साथ मजबूती पर भी उतना ही ध्यान दिया गया था। पीतरादूरा का काम भी शाहजहां, यानी जड़ाऊ काम जिसे कहते हैं, वो जो बेल बूटे आप देखते हैं ताजमहल के चित्र में आगे अभी आप देखेंगे जड़े गए हैं, वो उसको पीतरादूरा कहते थे। तो इस प्रकार का यह काम ताजमहल में
बहुत सुंदर ढंग से सामने आया है। दीवारों पर सोने चांदी की पॉलिश भी शाहजहां के काल की विशेषता है। तो इस प्रकार की पॉलिश लाल किले में दीवाने खास में पाई जाती है। इसके अलावा दीवारों पर चित्रकारी भी शाहजहां के शासनकाल में एक विशेषता मानी जाती है तथा कुछ यूरोपियन चित्रकारों के चित्र दीवाने आम में पाए जाते हैं। भवनों का सौंदर्य को बढ़ाने के लिए जल और उद्यानों की व्यवस्था की गई थी, जो मुगल काल की वास्तुकला की एक प्रमुख विशेषता है। लाल किले में नहर बहिश्त नामक एक जलाशय है, जिसमें गंगा यमुना से पानी आता है और फव्वारे चलते हैं। किले के अंदर के उद्यान तथा ताजमहल के उद्यान भी इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। शाहजहां के काल का प्रत्येक भवन अपने आप में स्थापत्य कला का अनुपम आदर्श है। प्रमुख भवनों में जामा मस्जिद, लाल किला एवं ताजमहल हैं। इसके अलावा उसने विभिन्न स्थानों पर अनेक इमारतों का निर्माण कराया है। तो हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं मित्रों, इसलिए हम ताजमहल की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में शाहजहां द्वारा निर्मित सबसे सुंदर इमारत ताजमहल है। ताजमहल शाहजहां के काल की ही नहीं वरन आरंभ से लेकर अंत तक भारतीय इतिहास की एक भव्यतम इमारत है। इंजीनियरिंग के दृष्टिकोण से यह इमारत अपने आप में पूर्ण है और इससे अच्छी इमारत नहीं बनाई जा सकती है। इस इमारत के प्रत्येक भाग का निर्माण बहुत ही प्लान्ड वे में योजनाबद्ध तरीके से बड़ी सुंदरता और चतुराई के साथ किया गया है। इस इमारत के निर्माण की योजना किसने बनाई, है विवाद का विषय है। फादर सेबेस्टियन के एक कथन ने इस विवाद को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। उनके अनुसार ताजमहल की रूपरेखा एक वेनेशियन ज्वेलर जेरेनिमो वेरेनियो ने तैयार की थी। वह मुगल दरबार में कार्यरत था, किंतु दूसरी ओर W.H. स्लीमैन का कहना है कि वह जेरेनिमो वेरेनियो नहीं अपितु फ्रांस का ऑस्टिन डी बोर्डो था। इटालियन यात्री मनुची ने, जिसने कि शाहजहां के काल का विस्तृत विवरण दिया है, उसने किसी इटालियन कलाकार का उल्लेख नहीं किया है। इसके अलावा फ्रांसीसी यात्री टेवर्नियर बेनियर जो आए थे भारत में, उन्होंने किसी फ्रांसीसी कलाकार का उल्लेख नहीं किया है। तो इसलिए ऐसा लगता है कि स्लीमैन अपने कथन के प्रति स्वयं ही आश्वस्त नहीं है। अभी एक कुछ नए जो चीज़ें सामने आई हैं, दीवाने अफरीदी नामक एक पांडुलिपि से पता चलता है कि अमानत खां शिराजी तोहरा का लेखक था और उसे इस कार्य के लिए विशेष रूप से बुलाया गया था। उसके अनुसार आगरा के मास्टर ईसा खां, दिल्ली के मास्टर पीसा, बनवार जटमाल और जोरावर तथा गुंबद निर्माण का विशेषज्ञ रूमी और बगीचों की योजना बनाने वाले रंबल कश्मीरी ने ताजमहल की रूपरेखा तैयार की, यानी उन्होंने पूरी प्लानिंग की, पूरी डिजाइन बनाई। लाहौरी के बादशाहनामा के अनुसार ताजमहल का निर्माण मकरमत खां के निरीक्षण में हुआ। ताजमहल का मुख्य डिजाइनर और निर्माता अहमद लाहौरी था। अहमद लाहौरी के द्वितीय पुत्र लुत्फुल्लाह मुहंदिस ने एक पुस्तक दीवाने मुहंदिस की रचना की थी, जिसमें उसने अपने पिता के सभी कार्यों का उल्लेख किया है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि इस अद्भुत इमारत के निर्माणकर्ता कलाकार भारतीय ही थे और यह मुगलों के वास्तुकला का तार्किक विकास थी। मित्रों, ताजमहल के निर्माण के स्रोत हुमायूं का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, अब्दुल रहीम खान खाना का मकबरा और कुछ हद तक सहसराम का मकबरा है। स्थापत्य कला की दृष्टि से ताजमहल बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत है। 1630 ईस्वी में मुमताज महल की मृत्यु के बाद इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था और इसके निर्माण में पूरे 22 वर्ष लगे थे। यह इमारत 1900 और 1000 फीट लंबाई चौड़ाई वाले चबूतरे पर बनी हुई है। ये पूरी तरह संगमरमर की बनी हुई इमारत है और इसमें मकराना का संगमरमर लगा हुआ है। मकराना राजस्थान में एक जगह है। तो इसकी विशेषता यह है कि इसके बाहर जो सिंह द्वार बना हुआ है, यदि उसके दरवाजे पर खड़े हो जाएं तो पूरा ताजमहल उसके दरवाजे से दिखाई पड़ता है। तो इस इमारत की सुंदरता का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। इसकी सुंदरता वर्णनातीत है। डॉक्टर रामनाथ ने अपनी पुस्तक सम एस्पेक्ट्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर में लिखा है कि यह भारतीय महिलाओं के प्रति सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो हो सकता है आपको थोड़ी लंबी लगे, लेकिन इतना इस विषय को कवर करने के लिए थोड़ा समय तो लगता है। और वैसे भी आप अगर प्रतियोगिता परीक्षा के विद्यार्थी हैं तो आपको हर चीज़ बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। तो उम्मीद है कि
आपको इस वीडियो से अपनी तैयारियों में कुछ सहायता मिलेगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं। और साथ ही साथ लाइक करें वीडियो को, अपने प्रतिक्रिया भी दें, अच्छा लगे खराब लगे जो भी। साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें। जल्दी ही हाजिर होते हैं अगले पीसीएस का जो सिलेबस है उसके अगले टॉपिक के साथ, फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।